आज हम लोग देखेंगे उत्प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, कल हम लोगों ने उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है उसके बारे में देखे थे, उत्प्रेरक का वर्गीकरण देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्प्रेरण का सिद्धांत। उत्प्रेरण के दो सिद्धांत दिए गए हैं, तो देखते हैं पहला क्या होता है आपका माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ संयोग करके जुड़ करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो कि अत्यंत क्रियाशील होने के कारण तुरंत दूसरे अभिकारक से क्रिया कर उत्पाद बना लेता है। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई अभिक्रिया होते रहती है तो जब उसमें उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो वह उत्प्रेरक जो है अभिकारक के साथ पहले मिल करके एक इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती यौगिक का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसके बाद वह क्या होगा, उत्पाद में कन्वर्ट होगा। देखते हैं उदाहरण के रूप में, माना कि एक काल्पनिक अभिक्रिया जिसमें A+B है, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में हम लोग C को ले रहे हैं और उत्पाद के रूप में बन रहा है हमारा AB में A एवं B अभिकारक, C उत्प्रेरक एवं AB क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो अब ये दो पद में होगा। तो प्रथम पद क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग अभिकारक लिए, अभिकारक जो है प्रारंभिक अभिकारक जो है उत्प्रेरक के साथ मिल करके एक मध्यवर्ती यौगिक AC का निर्माण किया। अब बना हुआ मध्यवर्ती यौगिक जो है अभिकारक क्या बोलते हैं, दूसरे अभिकारक के साथ मिल करके उत्पाद का निर्माण करेगा और उत्प्रेरक फिर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उत्प्रेरक यही तो होता है, वह अभिक्रिया को संपन्न कराता है लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जिस प्रकार से हम लोग उसको डाले थे उसी प्रकार से वह क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सिद्धांत जो था आपका माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। दूसरा देखते हैं अवशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर क्या बोला जा रहा है, ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती। मुक्त संयोजकताएं मतलब कि फ्री वैलेंसी उपस्थित होगा, जहां पर कोई दूसरा जाकर के क्या होगा, उस पर आकर्षित होगा। तो क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती है तथा उत्प्रेरक क्रियाविधि में 5 पद सम्मिलित होते हैं। इस क्रियाविधि में, अवशोषण सिद्धांत की क्रियाविधि में 5 पद क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो पहला देखते हैं उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारकों का विसरण। विसरण मतलब कि उसके पास जाना। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताएं द्वारा अभिकारक अणुओं का अधिशोषण, मतलब कि उसकी सतह पर चिपकना। अधिशोषण का मतलब ही यही होता है कि उसकी सतह पर जाकर के क्या होना, चिपकना। तीसरा क्या कहता है, एक माध्यमिक यौगिक द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना। जिस सतह पर अधिशोषण हुआ है उसी सतह पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। चौथा क्या कहता है, उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पाद शीघ्रतापूर्वक उत्प्रेरक की सतह को छोड़ देते हैं। जैसे ही उत्पाद में बदलेगा उत्प्रेरक जो है पृष्ठ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उनके स्थान पर नए अभिकारक अणु पुनः आकर के अधिशोषित हो जाते हैं और यही अभिक्रिया क्या होती रहेगी, दोहराते रहेगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं, माना कि यह कोई ठोस मुक्त संयोजकता मुक्त उत्प्रेरक पृष्ठ, यह कोई ठोस सतह का पृष्ठ है जहाँ पर मुक्त संयोजकताएं हैं ए वाला। इसमें जब अभिकारक जुड़ेगा A+B आकर के यहाँ पर क्या होगा, अधिशोषित होगा। तो अभिकारक अणुओं का अधिशोषण क्या होता है, ठोस की सतह पर जाकर के चिपकना। तो A और B जो है इसकी सतह पर आकर के क्या होगा, चिपकेगा। जैसे कि A और B इस सतह पर आए, उसके बाद देखोगे फिर से जो अभिकारक अणु हैं ये आपस में जुड़ेंगे, बंध बनाया। फिर उत्पाद अणुओं का विशोषण। विशोषण का मतलब होता है जो आपका क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक का उसकी पृष्ठ सतह से क्या होना, बाहर होना। ठीक है, तो AB उत्पाद बनाया और जो है उत्प्रेरक आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये था आपका अधिशोषण
या फिर अवशोषण का सिद्धांत। आगे देखेंगे हम लोग समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरण। तो पहला देखेंगे समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है और विसमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग समांगी उत्प्रेरण। जब अभिकारक एवं उत्पाद समान भौतिक अवस्था में हो तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समान भौतिक अवस्था कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग ले रहे हैं अभिकारक को ठोस में ले रहे हैं तो उत्पाद भी आपका क्या होगा, ठोस होगा। और अगर अभिकारक को गैस ले रहे हैं तो गैस ही होगा, और द्रव ले रहे हैं तो द्रव ही होगा। मतलब कि दोनों समान अवस्था में हो, उत्प्रेरक और कौन, आपका अभिकारक एवं उत्पाद सभी समान अवस्था में होती है, भौतिक प्रावस्था में हो तो उसको क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरण। जब अभिकारक एवं उत्पाद समान भौतिक प्रावस्था में हो तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के लिए एस्टर का जल अपघटन, ये हमारा एस्टर है एथिल एसीटेट, उसमें जल अपघटन मतलब कि जल के साथ अभिक्रिया, दोनों द्रव अवस्था में हैं, तो उसमें जो हम लोग उत्प्रेरक ले रहे हैं जल अपघटन की दर को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग कर रहे हैं, जैसे H2SO4, वह भी हमारा द्रव अवस्था में है, जिससे हमारा एसिटिक एसिड और एथेनॉल का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा देखते हैं विसमांगी उत्प्रेरण। जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों भिन्न भिन्न भौतिक प्रावस्था में हो तो इसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। एक ठोस तो दूसरा द्रव, या फिर एक द्रव है तो दूसरा ठोस, ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब दोनों की भौतिक प्रावस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या कहा जाता है, विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, जिसमें क्या है, अमोनिया को लिए और हाइड्रोजन को लिए, उसमें दोनों क्या है, हमारा गैस है, लेकिन उसमें जो उत्प्रेरक मतलब कि आयरन का उपयोग कर रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में, वो हमारा ठोस अवस्था में है। ठीक है, जिससे यहाँ पर हमारा गैस, उत्पाद तो गैस ही होगा, अभिकारक भी गैस होगा, लेकिन जो उसमें उत्प्रेरक उपयोग में लाया जा रहा है वो क्या है, ठोस है। मतलब कि इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हुई, इसी कारण से इसको आप बोल सकते हो विसमांगी उत्प्रेरण। ठीक है।